हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी अपनी जो जियोग्राफी की क्लास चल रही थी, उस जियोग्राफी की लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको रॉक्स यानी चट्टानों के बारे में बताया था कि चट्टानें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। हमने आपको 3 प्रकार की चट्टानें बताई थी। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और तीसरी कौन सी बताई थी? मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें। ये 3 प्रकार की चट्टानें बताई थी। फिर क्या बताया था कि आपको यह बताया गया था कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो फिर 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेधीय आग्नेय चट्टानें और बहिर्वेधीय आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टानों को ही प्राइमरी चट्टान या प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि सारी चट्टानें जो बनती हैं वो इन्हीं चट्टानों से बनती है। फिर हम अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टानों को हमने डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट पे आपको इंडियन जियोग्राफी मिल जाएगी और उसके अंदर जितने टॉपिक जियोग्राफी के पढ़ाए गए हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आप वहां पर जाकर के उन टॉपिक को वहां से पढ़ सकते हो, तभी आपको जो अगला वाला टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो हमारा पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है, उसके अंदर हम बात करेंगे पृथ्वी की भू आकृतियां, कि पृथ्वी जो है उस पृथ्वी पर कौन कौन सी भू आकृतियां पाई जाती हैं। तो हेडिंग हमारा पृथ्वी की भू आकृतियां। ठीक है, कि हमारी पृथ्वी जो है उस पृथ्वी पर कौन कौन सी भू आकृतियां पाई जाती हैं, किन कारणों से ये भू आकृतियां बनती है। अब भू आकृति से आप क्या समझ सकते हो भाई, कहां पर क्या है, हमारी पृथ्वी क्या है। देखो, पृथ्वी पर हमने अपनी जो क्लास थी, जो फर्स्ट क्लास जियोग्राफी की थी, फर्स्ट नहीं जो 4th क्लास जियोग्राफी की थी, उस 4th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने यही तो पढ़ा था कि शुरू के अंदर एक पेंजिया भूखंड हुआ करता था। पेंजिया भूखंड के चारों तरफ एक पेंथालसा सागर हुआ करता था। फिर पेंजिया भूखंड के अंदर हमारे अंतर्जात बलों के कारण से पृथ्वी के भूगर्भिक जो आंतरिक हलचलें होती हैं, उन आंतरिक भूगर्भिक हलचलों के कारण से पेंजिया भूखंड का विखंडन हुआ। फिर जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने, फिर अंगारा और गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ। और आज के जो महाद्वीपीय स्थिति है, वर्तमान परिदृश्य जो हमारे सामने है महाद्वीपों का, उन वर्तमान परिदृश्य के बारे में हमें पता चला। ठीक है, तो जो ये वर्तमान परिदृश्य हमारे सामने निकल के आया, ये महाद्वीप बने, कहीं महासागर बने, कहीं पर पर्वत बने, कहीं पठार बने, कहीं मैदान आ गए, कहीं पर घाटियां आ गई। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें पृथ्वी पर प्रेजेंट भू आकृतियां ही तो हैं भाई, कुछ अलग तो है नहीं। ये भू आकृति धरती पर प्रेजेंट आकृति ही तो है, जिनको हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन भू आकृतियों के बनने के क्या कारण थे, किन कारणों से ये भू आकृतियां बनती हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार की ये भू आकृतियां होती हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उन भू आकृतियों में से जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे कि आपका वोल्केनो या ज्वालामुखी है, जैसे कि आपके धुआंरे होते हैं, जैसे कि आपकी घाटियां होती हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने कौन कौन सी भू आकृति बताई? मैंने कहा भू आकृतियां जो हैं वो कितने कैटेगरी की होती है। भू आकृतियां जो हैं, उन भू आकृतियों को टोटल 3 वर्ग में रखा जाता है। 3 वर्ग में कौन कौन से में? 3 वर्ग में जो भू आकृतियों का रखा जाता है, उसमें पहली आती है आपकी प्रथम प्रकार की भू आकृति। प्रथम प्रकार की भू आकृति टोटल 3 प्रकार हैं, तो प्रथम प्रकार हो जाएगा, द्वितीय प्रकार हो जाएगा और तृतीय प्रकार हो जाएगा। 3 प्रकार की भू आकृति हमारे सामने निकल के आएंगी। किस कारण से बनी थी? तो अभी हमने बताया कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल जो हैं, उनके प्रभाव से जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, उन भौतिक परिवर्तनों के कारण से जो भू आकृतिक बदलाव होते हैं, उन भू आकृतिक बदलाव के कारण से भू आकृतियां या स्थलाकृतियां बना करती हैं। क्लियर है इतना? तो प्रथम प्रकार की जो भू आकृति है, अगर हम उसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्रथम प्रकार की भू आकृति के अंदर महाद्वीप एवं महासागर शामिल है। इसमें क्या शामिल है हमारे? इसमें हमारे महाद्वीप शामिल हैं एवं हमारे क्या शामिल हैं? एवं हमारे महासागर शामिल है। महाद्वीप एवं महासागर किसमें आते हैं? महाद्वीप एवं महासागर प्रथम प्रकार की भू आकृति हैं, जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हुई है। प्रथम प्रकार की क्यों बोला? क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई
तो पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद सबसे पहली जो स्थलाकृति बनी, सबसे पहले जो भूआकृति बनी, मैंने क्या बताया था आपको, पेंजिया भूखंड था, पेंतालसा महासागर था, पृथ्वी की उत्पत्ति के टाइम पर यही तो थे। तो जो सबसे पहले प्रेजेंट थे उनको प्रथम प्रकार की भूआकृति का नाम दे दिया गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की भू आकृतियों में से प्रथम प्रकार की भू आकृति में कौन सी आकृति है, तो वह आकृति जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले बनी है उसको प्रथम प्रकार की भू आकृति यानी कि महाद्वीप एवं महासागर जिसके उदाहरण हैं वो बोला जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है, द्वितीय प्रकार की भू आकृति। तो सेकंड हेडिंग देख लेते हैं हम, द्वितीय प्रकार की भू आकृति। अब बात यह आती है कि अब द्वितीय प्रकार की भू आकृति क्या है भाई, प्रथम प्रकार की जो भू आकृति थी उस प्रथम प्रकार की भू आकृति के अंदर हमारे जो अंतर्जात बल हैं उन अंतर्जात बलों के कारण से जो बदलाव हुए और उसके कारण से जो आकृतियां बन के सामने आई उनको क्या बोला गया, उनको द्वितीय प्रकार की भू आकृति बोल दिया गया। जैसे का मतलब मान लो प्रथम प्रकार की भू आकृति क्या थी, आपके महाद्वीप थे आपके, और आपके क्या थे, महासागर थे। ठीक है, फिर हमने क्या कहा महाद्वीप और महासागर के बाद में कि जो महाद्वीप और महासागर हैं इन महाद्वीप और महासागर में जो पृथ्वी के अंदर अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल क्या होते हैं हम आपको डिटेल में बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि अंतर्जात बल क्या होते हैं, बहिर्जात बल क्या होते हैं, अंतर्जात बल के अंदर जो हमारा हॉटस्पॉट जोन होता है वो क्या होता है, क्या संपीड़न होता है, क्या विखंडन होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो हमारी प्रथम प्रकार की भू आकृति है उस प्रथम प्रकार की भू आकृति के अंतर्गत अंतर्जात बल लगते हैं और अंतर्जात बलों के कारण से कहीं पर हमारी प्रथम प्रकार की भू आकृति में उत्थान हो जाता है, कहीं पर धसान हो जाता है, कहीं पर वलन बनते हैं, कहीं पर भ्रंशन होता है, तो कहीं पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। ये सभी प्रकार जो मैंने आपको बताए, कौन कौन से बताए मैंने यहाँ पर आपको, मैंने बताया आपको यहाँ पर कि कहीं पर आपको प्रथम प्रकार की भू आकृति में उत्थान देखने को मिला, कहीं पर आपको प्रथम प्रकार की भू आकृति के अंदर धसान देखने को मिला, कहीं पर आपको प्रथम प्रकार की भू आकृति में वलन देखने को मिला, कहीं पर आपको भ्रंशन देखने को मिल रहा है, तरह कहीं कहीं पर क्या हो रही है, ज्वालामुखी क्रियाएं घटित हो रही हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं घटित हो रही हैं। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा हमारा द्वितीय प्रकार की भू आकृति के या द्वितीय प्रकार की स्थलाकृति के उदाहरण हो गए। क्लियर है इतना? पूछ लिया जाए कैसे बने, तो प्रथम प्रकार की भू आकृति के अंदर अंतर्जात बलों के कारण से होने वाले बदलाव के कारण से हमारी जो भू आकृतियां बनी, लाइक उत्थान बना, धसान बना, वलन बना, भ्रंशन बना, ये सारे के सारे द्वितीय प्रकार की भू आकृति के उदाहरण हो गए। क्लियर है? तीसरा क्या बताया था मैंने शुरू में ही कहा था कि 3 प्रकार की भू आकृतियां बनती हैं। तो जो तीसरी प्रकार की भू आकृति आएगी तृतीय भू आकृति या तृतीयक प्रकार की भू आकृति। इसकी खास बात क्या है, अब देखो मैंने क्या कहा था आपको, भू आकृतियां बनी कैसे, अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण से। अंतर्जात बल जो थे यह वह बल थे जो पृथ्वी के अंदर घटित हो रहे थे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर घटित हो रहे थे इसलिए इनका नाम दे दिया गया अंतर्जात बल। बहिर्जात बल कौन से होते हैं, जो पृथ्वी की सरफेस पे घटित हो रहे हैं, जैसे मान लो कहीं पर वर्षा हो रही है, कहीं पर तापमान अधिक है, कहीं पर आर्द्रता अधिक है, कहीं पर वायु दाब अधिक है। तो इन सब कारणों से जो द्वितीय प्रकार की भू आकृतियां बनी हैं उनमें क्या होगा, जैसे मान लो पहाड़ बना हुआ कहीं पर, अब पहाड़ कहीं पर है तो इस पहाड़ पर क्या होगा, ये आपके सामने एक रोक दिख रही है, चट्टान दिख रही है, पहाड़ दिख रहा है। ठीक है, अब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पहाड़ क्या होगा, पहाड़ जो होगा वो गर्म होगा। ये क्या हो रहा है, आपका तप रहा है पहाड़। ठीक है, पहाड़ क्या हुआ, गर्म हुआ बाहर के टेम्परेचर ज्यादा होने से। अब क्या हुआ कि अगर सडनली वहीं पर क्या हो गई, वर्षा हो गई, सडनली क्या हो गई, सडनली अगर क्या हो जाए, वर्षा हो जाए, जैसे मान लो कि आपके बादल आ गए यहाँ पर और बादल के आ जाने के कारण से अगर सडनली वर्षा हुई
ये वर्षा हो रही है, तो अब पहाड़ क्या होगा, अब पहाड़ ठंडा होगा, अब पहाड़ का टेम्परेचर क्या होगा, अब पहाड़ का टेम्परेचर डाउन होगा। तो कंटिन्यूअसली टेम्परेचर के हीट अप होने से और हीट लॉस के होने के कारण से जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों में क्रैक्स बन जाते हैं, दरारें बन जाती हैं, और इस कारण से वह चट्टानें जो हैं उनके अंदर अपर्दन होना स्टार्ट हो जाता है, उनके अंदर विखंडन होना स्टार्ट हो जाता है, उनमें विघटन स्टार्ट हो जाता है, या उनके अंदर इन बहिर्जात बलों के कारण से, कौन कौन से बहिर्जात बल हो सकते हैं, आपका टेम्परेचर हो सकता है, आपका प्रेशर यानी कि वायु दाब हो सकता है, आपकी वर्षा हो सकती है, आपकी आर्द्रता हो सकती है। जो वायुमंडल के अंदर प्रेजेंट कारक हैं, उन कारकों के कारण से द्वितीय प्रकार की जो भूआकृतियां बनी थी, या उन कारकों के कारण से पृथ्वी पर मौजूद जो स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों के अंदर विखंडन, विघटन, काट छांट इत्यादि के होने के कारण से जो हमें नई प्रकार की आकृतियां नजर आती हैं, उन आकृतियों को तृतीय प्रकार की भू आकृतियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं, वो फैक्टर हो सकते हैं आपके टेम्परेचर हो सकता है, वो आपकी वर्षा हो सकती है, वो आपका वायुदाब हो सकता है, वो आपका आर्द्रता हो सकती है। ये तो क्या थे, ये तो थे आपके स्टैटिक प्रोसेस यानी कि स्थैतिक प्रक्रम। कुछ होते हैं वो डायनेमिक प्रोसेस होते हैं, जो गत्यात्मक प्रक्रम, जिनके अंदर मूवमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे आपकी हवा बह रही है, हवा फ्लो होगी, तो हवा तेज चलेगी तो मिट्टी को एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाएगी, यानी कि मिट्टी का अपर्दन ही तो कर रही है। तो एक तरीके से बहिर्जात बल का ही उदाहरण है, और चूंकि हवा में मूवमेंट प्रेजेंट है, इसलिए वह एक गत्यात्मक प्रक्रम हो गया, एक डायनामिक प्रोसेस हो गया। तो जो बहिर्जात बल है वो भी दो प्रकार की हो सकते हैं, या तो स्थैतिक प्रक्रम जिसके अंदर आपका तापमान, आपका वायुदाब और आपकी आर्द्रता शामिल हो जाएगी, या फिर गत्यात्मक प्रक्रम जिसके अंदर आपकी नदियां हो सकती हैं, जिसमें आपके पवने हो सकती हैं, जिसमें आपकी हिमानियां हो सकती हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, गत्यात्मक प्रक्रम है। प्रक्रम चाहे कोई सा भी हो, स्थैतिक हो चाहे आपका गत्यात्मक हो, प्रक्रम कैसा हो, चाहे तो प्रक्रम आपका स्थैतिक प्रक्रम हो या आपका प्रक्रम गत्यात्मक प्रक्रम हो, दोनों ही प्रकार के प्रक्रमों के द्वारा क्या होगा, विखंडन होगा, काट छांट होगी, समतलीकरण की प्रोसेस भी हो सकती है। और इस कारण से जो बनने वाली स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेकंड प्रकार की भू आकृति में बदलाव के कारण से बनने वाली स्ट्रक्चर हैं, उन सभी स्ट्रक्चर को तृतीय प्रकार की भू आकृतियों के अंदर रखा जाता है। उनको किसमें रखते हैं, उनको तृतीय प्रकार की भू आकृतियों के अंदर रख सकते हैं। तो ये तीन प्रकार की भू आकृतियां जो हैं वो हमारे सामने आई। कौन कौन सी, प्रथम प्रकार की भू आकृति जो धरती पर सबसे पहले बनी, द्वितीय प्रकार की भू आकृति जो प्रथम प्रकार की भू आकृति के अंदर होने वाले बदलावों के फलस्वरूप बनी, और तीसरी आती है हमारी तृतीय प्रकार की भू आकृति जो द्वितीय प्रकार की भू आकृति के अंदर बहिर्जात बलों के प्रभाव स्वरूप बनी है। चाहे स्थैतिक प्रक्रम हो चाहे गत्यात्मक प्रक्रम हो, प्रक्रम कोई सा भी हो, लेकिन इस कारण से जो भू आकृतियां या स्थलाकृतियां प्रेजेंट है उनके अंदर काट छांट होगी, उनमें विखंडन होगा, उनमें विघटन होगा, और इसके कारण से एक नई स्थलाकृति, एक नई भू आकृति में नजर आएगी जो तृतीय प्रकार की भू आकृति के नाम से जानी जाती है। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर, तो यहां पर हमें इतना ही क्लियर करना है। अब हमें जो अगला पॉइंट देखना है वो आते हैं हमारे भू आकृतियों को निर्धारित करने वाले कारक, कि कौन कौन से ऐसे कारक है। मैंने भी बताया भी था आपको, कारक के अंदर की दो प्रकार के मेन बल बताए मैंने, एक अंतर्जात बल होते हैं, एक बहिर्जात बल होते हैं। तो जो भू आकृतियां हैं, उन भू आकृतियों को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उनकी वो बात कर लेते हैं। तो हेडिंग नया लगा सकते हैं, ब्लैक से ही लिखेंगे हम, भू आकृतियों को निर्धारित करने वाले कारक। ये कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे भू आकृतियों को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि भू आकृतियां को निर्धारित करने वाले कारकों में मैंने अंतर्जात बलों के बारे में बताया, मैंने आपको
बहिर्जात बलों के बारे में बताया। तो ये जो इसके अलावा भू संचलन भी होता है। तो जो हमारे अंतर्जात बल हैं, जो हमारे बहिर्जात बल हैं, ये अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या करते हैं, ये अंतर्जात बल और बहिर्जात बल साथ में अंतर्जात बलों के साथ साथ होने वाली भू संचलन की क्रियाएं ये क्या करती हैं, ये हमारी भू आकृतियों को प्रभावित करती हैं। क्योंकि प्रथम प्रकार की भू आकृति जो अंतर्जात बलों के प्रभाव से बनी थी, उन प्रथम प्रकार की भू आकृतियों के अंदर बाद में द्वितीय प्रकार की और द्वितीय से तृतीय प्रकार की भू आकृतियां जो बहिर्जात बलों के फलस्वरूप बनी हैं, ये हमारी भू आकृतियों को चूंकि प्रभावित कर रही हैं, इसलिए ये भू आकृतियों को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल की जाती है। तो कौन कौन से कारक बता सकते हैं हम यहाँ पर जो हम कारक बताएंगे, हमारा पहला कारक हम बता सकते हैं यहाँ पर अंतर्जात बल, अंतर्जात बल एवं साथ में भू संचलन को शामिल कर सकते हैं, भू संचलन। और जो हमारा दूसरा कारक हम बताएंगे आपको, वो बताएंगे बहिर्जात बल, बहिर्जात बल। तो दो टाइप के बल आगे, पहला कौन सा है हमारे पास अंतर्जात बल, दूसरा कौन सा है हमारे पास बहिर्जात बल। ये दो प्रकार के बल हमारे सामने निकल के आए। अब देखो अंतर्जात बल में क्या होता है, अंतर्जात बल का मतलब होता है कि पृथ्वी के भूगर्भ से जो उत्पन्न होने वाली शक्तियां हैं, जो पृथ्वी का भूगर्भ है, जैसे पृथ्वी के भूगर्भ से शक्तियां, अब शक्तियां कैसे निकलेंगी, शक्तिमान तो है नहीं पृथ्वी की सारी शक्तियां ऐसे ही निकालती रहेगी। तो होता क्या है, जब मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था कि जो मेंटल वाली लेयर होती है, इस मेंटल वाली लेयर के अंदर 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, उसे प्लास्टिक दुर्बल मंडल के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। और प्लास्टिक दुर्बल मंडल की अवस्था क्या बताई थी मैंने आपको, अर्ध तरल अवस्था बताई थी, यानी कि टेम्परेचर क्या था उसका बढ़ा हुआ था। और जब किसी चीज का टेम्परेचर अधिक होता है, तो टेम्परेचर के अधिक होने के कारण से उससे जो ऊर्जा निकलती है उसे तापीय ऊर्जा तरंग बोलते हैं। और इन्हीं तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण से क्या होता है, भूगर्भिक क्रियाएं घटित होती हैं। क्या होता है, जो भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कहीं पे उत्थान हो गया, कहीं पे धसान हो गया, कहीं पे वलन हो गया, कहीं भ्रंशन हो गया, ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो इन्हीं प्लास्टिक दुर्बल मंडल के अधिक तापमान के कारण से उत्पन्न तापीय ऊर्जा के कारण से डेवलप होती हैं, के कारण से घटित होती हैं। तो यही हमारे अंतर्जात बल है। मतलब अंतर्जात बल कुछ ऐसा नया नहीं है। अंतर्जात बल का मतलब है कि हमारी पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो चेंजेस आए हैं प्लास्टिक दुर्बल मंडल की तापीय ऊर्जा के कारण से, या प्लास्टिक दुर्बल मंडल की तापीय ऊर्जा जो है, उस तापीय ऊर्जा के कारण से जो जो बदलाव हो रहे हैं, उस तापीय ऊर्जा को ही अंतर्जात बल की संज्ञा दे दी गई है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हमें इतना ही यहाँ पर डिस्कस करना। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे अंतर्जात बल को, और हम क्लासिफाई जो है और डिटेल के अंदर इसका डिस्कशन जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप साथ साथ पढ़ रहे हो, साथ साथ रिटन नोट्स भी बना रहे हो, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें कहीं भी कंफ्यूजन आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को उचित जवाब दिया जाए और आपके कमेंट का सोल्यूशन भी किया जाए। जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं उनका जवाब भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।